भाभी आपके गहने, चूड़ी और सैंडल सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। शादी वाले दिन आप बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू निशा। अच्छा, मैं ये सारा सामान आपके कमरे में ले जाकर एक बार अच्छे से देख लूं? अरे निशा बेटा, घर के लिए भी लेट हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर नंद जी का इतना ही देखने का मन है तो उन्हें देख लेने दीजिए, जब तक मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आकांक्षा अपनी दोस्त के साथ रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। और तभी बबीता अपनी दोस्त से कहती है, आकांक्षा तू पागल है क्या, जो अपना सामान शादी से पहले अपनी नंद को दिखा रही है? मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, शॉपिंग करवाकर रास्ते से ही घर चले गए। और तेरी नंद कितनी जिद्दी है, जो तेरी सास के साथ घर तक आ गई और अब एक एक सामान खोल कर देख रही है। तो क्या हो गया बबीता, आखिर वो मेरी ननद है। तू सच में बहुत मासूम है। मैंने सुना है नंद बड़ी लालची होती है, भाभी के सामानों पर उनकी नजर रहती है। अगर उसे तेरी कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो तुझसे तेरी चीज छीन लेगी। ऐसी बात नहीं है बबीता, मेरी नंद बहुत अच्छी है, तुम चिंता मत करो। और अगर मेरी कोई चीज उसे पसंद भी आ गई तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुझे कैसे समझाऊं, तेरा तो दिल इतना बड़ा है कि तुझे समझाना ही कुछ बेकार है। इतना बोलकर बबीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है। जहां एक तरफ बबीता अपनी अमीर 2 मंजिला मकान में जाती है तो वहीं उसकी पड़ोसन बनकर आकांक्षा एक छोटे से घर में जाती है। चलो, मेरे भाई की शादी हो ही गई। भाभी आप शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है। पता है माँ ने आपके लिए शादी का जोड़ा पूरे 50,000 रुपए का खरीदा है। वैसे आपकी चूड़ियां तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। अरे बस खड़ी खड़ी भाभी से बातें ही करती रहेगी या उसे उसके कमरे तक भी ले जाएगी? बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ माँ, अभी ले जाती हूँ। सुमन अब बड़े ही प्यार से बबीता को उसके कमरे तक ले जाती है और अपनी पायल उतारते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी वैसे मेरी पायल काफी भारी है, पर मुझे आपकी पायल ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या आप मुझसे अपनी पायल बदलोगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। अगर आपको मेरी पायल पसंद है तो आप ले लीजिए। क्योंकि बबीता भी ससुराल में आई थी इसलिए वो सुमन को अपनी पायल देने से मना नहीं कर पाती। जहां एक तरफ ससुराल में आते ही बबीता की अमीर नंद अपनी भाभी की पायल ले लेती है तो वहीं आकांक्षा अपने गरीब ससुराल में जाती है तो निशा बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को चांदी की अंगूठी देती है। भाभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मैंने ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे जोड़े उससे आपके लिए चांदी की अंगूठी ली है। आपको मेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना? पर इसकी क्या जरूरत थी निशा? बहू आकांक्षा का बचपन से ही सपना एक था कि वो अपनी भाभी के साथ बहन की तरह रहे, तो तू अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। ससुराल में आते ही आकांक्षा की नंद अपनी औकात से बढ़कर अपनी भाभी को गिफ्ट देती है। अब अगले दिन दोनों बहुओं की अपने ससुराल में पहली रसोई होती है तो सुमन सब्जियां लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई रसोई में जाती है। ये लो भाभी, देख रही हो 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर सब्जी लेकर आई हूँ। हाथ लाल पड़ गए इसलिए मैं अंगूठी नहीं पहनती, पर कल से आपको नीचे से सब्जी लेकर आनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपने जो अंगूठी पहनी है वो उतार कर मुझे दे दो, क्योंकि घर के कामों में आप इतनी अच्छी रिंग नहीं पहन पाओगी। और वैसे भी आपकी अंगूठी का डिजाइन मुझे तो बहुत पसंद आया। आप जानती है मैंने पूरा मार्केट छान मारा पर मुझे इस डिजाइन की अंगूठी नहीं मिली। अरे बहू, लगता है तेरी ननद को तेरी अंगूठी पसंद आ गई है तो इसे उतार कर दे दे, मैं तुझे दूसरी अंगूठी दे दूंगी। पर माँ जी, ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो क्या हुआ बबीता, मेरी जब पहली सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें फिर से सेम अंगूठी लाकर दे दूंगा। वैसे भी मेरी बहन बस 1 महीने की मेहमान है, उसके बाद पता नहीं बेचारी कब आ पाएगी। रवि और बबीता के कहने पर न चाहते हुए भी बबीता अपनी माँ की दी हुई अंगूठी अपनी नंद को दे देती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर थोड़ा सा खाना सीढ़ियां उतरकर नीचे ले जाकर अपनी दोस्त आकांक्षा को देती है, जहां वो अपनी दोस्त के हाथों में चांदी की अंगूठी देख उससे कहती है, आकांक्षा, शादी के वक्त तूने कोई अंगूठी नहीं ली थी, फिर तेरे हाथों में ये चांदी की अंगूठी? हाँ, ये अंगूठी मेरी ननद ने दी है। अच्छी लग रही है ना? देखा, कहा था ना मैंने तुमसे, मेरी नंद बहुत अच्छी है। पर ये क्या, तूने नकली पायल क्यों पहनी है? तेरी पायल कहाँ गई? कहीं खो ना जाए इसलिए मैंने अपनी अंगूठी और पायल दोनों निकाल कर रख दी है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। और ये ले, मैं तेरे लिए लाई थी। बबीता अपने घर जाती है, सीढ़ियां चढ़ती हुई खुद से कहती है, मेरी नंद तो बड़ी चालाक निकली, अपनी नकली पायल मुझे देकर चली गई और मैं बेवकूफ इसे असली पायल समझती रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गरीब आकांक्षा जब तैयार हो रही होती है तो निशा अपनी भाभी के झुमके देख उससे कहती है, भाभी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, पर आपकी साड़ी पर ये झुमके मैच नहीं हो रहे। आप एक काम करो, आप मेरे वाले झुमके पहन लो। बिना सोचे समझे बबीता अपना झुमका उतार कर अपनी भाभी को दे देती है। तो वहीं ऊपर कमरे के अमीर बबीता जब तैयार होकर बाहर आती है
तो वो एक बार फिर उसकी नंद की नजर उसके झुमके पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपनी भाभी से उसके झुमके मांग लेती है। भाभी आपके झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेस के मैचिंग के। प्लीज भाभी आप अपने झुमके मुझे दे दो ना, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। अरे बहू दे देना, इतने प्यार से मांग रही है, तेरे पास कोई कमी थोड़ी ना होगी। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, कहने को तो इतने अमीर है पर ये नंद सब चीज मांगे जा रही है और ये सासू माँ भी इसकी तरफदारी करती है तो मुझे और अपनी चीज देनी पड़ जाती है। बबीता अपने झुमके उतार कर भी अपनी नंद को दे देती है। कुछ देर बाद नंद, बबीता और सास जाकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर से थोड़ी दूरी पर से गरीब आकांक्षा अपनी नंद के साथ आ रही है। पर तभी रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है और ये सब कुछ बबीता अपनी नंद के साथ ऊपर बालकनी से देख रही होती है। ये लो भाभी, आपकी चप्पल भी सही समय पर टूटी है, घर ज्यादा दूर नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरी चप्पल ले लो। अगर मैं तुम्हारी चप्पल ले लूंगी तो तुम क्या पहनोगी? बहू निशा की तो आदत है नंगे पैर घूमने की, ये नंगे पैर चल लेगी। शांति बहन, अगर अपनी बहू को भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चप्पल दिला देते तो आज तुम्हारी बेटी को नंगे पांव चलना ना पड़ता। निशा बहू, तुम दोनों सुमित्रा की बातों पर ध्यान मत दो और बहू तुम अपनी नंद की चप्पल पहनो और चलो। शांति के कहने पर निशा अपनी भाभी को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगे पैर घर तक जाती है। ये सब देखकर अभी बबीता को खुद के लिए बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो अपने 2 मंजिला घर की सीढ़ियां उतरकर नीचे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। बबीता, मैं तो गरीब हूँ इसलिए सिंपल हूँ, पर तुम तो अमीर हो, फिर तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो? कहने पहना करो ना। अब बबीता सारी बात अपनी दोस्त को बताकर अपना दुख हल्का करती है, जिसके बाद आकांक्षा बबीता से कहती है, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें अब खुद सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने कहा था ना कि कल तुम्हें पार्टी में जाना है, इसलिए तुम यहाँ आज मुझे साड़ी मांगने आई हो। एक काम करो, जो तुम्हारे पास रखा है वही पहनो और घर वालों को एहसास दिलाओ कि तुम्हारी नंद कितनी लालची है। आकांक्षा के कहने पर अब बबीता ऐसा ही करती है और घर जाती है। अगले दिन जब सब पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो बबीता बिल्कुल सिंपल साड़ी, चप्पल और बिना गहनों के सीढ़ियों से नीचे आती है। उसे देख रवि और सुमित्रा उस पर भड़कने लगते हैं। देख रहा है बेटा अपनी बीवी को, अपनी उस गरीब दोस्त के साथ रह रहकर ये भी गरीब हो गई। अरे बहू, हमें पार्टी में जाना है, तैयार तो हो जा। माँ जी, क्या पहनकर तैयार हूँ? सब कुछ तो आपकी बेटी ने ले लिया, वो भी आपके सामने, और आप चुपचाप देखती रही। और रवि जी, आप तो कह रहे थे सैलरी मिलते ही आप मुझे हर चीज दिलाएंगे, पर आज तक आपने कुछ नहीं दिलाया। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं पहन कर जाऊं? मेरा सब कुछ तो नंद जी ने ले लिया और आज तो नंद जी हीरोइन बनकर खड़ी है। उन्होंने हर एक चीज मेरी पहनी है, चाहे वो कान के झुमके हो या पैरों की चप्पल। सुमित्रा, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। बोलने को तो तुम अमीर हो, पर अपनी बहू पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो अपनी बेटी पर था। ये लो बहू, मैं अपनी बहू की साड़ी ले आई हूँ। तुम्हारी अमीर सास ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर मेरी गरीब बहू की साड़ी तुम पर बहुत जचेगी। शांति की बात सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऊपर सीढ़ियां चढ़कर कमरे में जाती है और अलमारी से जाकर अपने कुछ गहने, कपड़े और चप्पल लाकर अपनी बहू को देती है और अपनी बेटी को फटकार लगाती है। तू लालची है, ये तो मैं जानती थी, पर इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं था। तेरी वजह से आज मेरी इंसल्ट हुई और मेरी बहू ऐसी हालत में थी। मुझे लगता है कि अब तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। इस तरह सुमित्रा खुद अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देती है और रवि वो हर चीज अपनी बीवी को दिलाता है जो उसकी नंद ने उससे छीना था। सासू माँ को बनिया के यहाँ गए 1 घंटा गुजर गया, पता नहीं बनिया ने राशन दिया होगा कि नहीं। तब तक समय क्यों व्यर्थ करना, मैं चावल का पानी चढ़ा देती हूँ। कविता जैसे ही बर्तन से पतीला उठाती है तो पेंदी में छेद देखकर परेशानी से बोलती है, हे भगवान, इस पतीले का पेंदी तो पूरी तरह से फूट गया, अब चावल किसमें बनेगा? हमारे घर में लगभग सारे बर्तन ही टूटे फूटे हुए हैं, एक भी बर्तन ठीक ढंग के नहीं है कि खाना पका ले। तभी थैली में आधा किलो चावल और थोड़ा सा दाल लेकर गरीब देवकी भीतर आती है। अरे बहुओं, ये लो चावल दाल ले आई हूँ, पका लो। मगर माँ जी, भगोना तो फूट गया, बनाए किसमें? माँ जी, हमारी रसोई के लिए एक नया भगोना और कढ़ाई खरीदने की जरूरत है। आस्था बहू, तुम तो घर की तंगी देख रही हो, राशन भी उधारी पर लाई हूँ, बर्तन कहाँ से खरीद के लाऊं? भगवान ने मुझे 5-5 बेटा दिया, लेकिन सुख किसी एक से भी नहीं। शीला बहन को बोला है इस बार कहीं कोठी में रोटी बनाने का काम मिलेगा तो लग जाऊंगी। ये सुनते ही 5 बहुएं दुखी हो जाती हैं और सुधा कहती है, माँ जी, 5-5 बहुओं के रहते आप कोठी में रोटी बनाने जाएंगी? ये हमें गंवारा नहीं। हमने तय किया है हम 5 गृहस्थी के साथ बाहर जाकर नौकरी करेंगी, फिर आप केवल बैठकर पेट भरकर खाना।
हाँ, मगर पहले इस टूटे पतीले का जुगाड़ तो लगाना होगा। तभी एकदम से कविता को एक जुगाड़ आता है। वह पतीले पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाकर सुखा देती है। लो, लग गया जुगाड़। अब चावल बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अरे क्या बात है मेरी जुगाड़ू देवरानी, क्या बढ़िया दिमाग लगाया है। अब तो पतीले पर अंगीठी की कालिक भी नहीं चढ़ेगी। देवकी बहुत ही गरीब थी। भरी जवानी में पति के देहांत के बाद किसी तरह अपने पांचों बेटों को पाल पोस कर उसने बड़ा किया और पढ़ने लिखाने की कोशिश की, लेकिन जुए की लत लग जाने के चलते उसने उनकी शादी करवा दी। लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आया। किसी तरह पांचों जुगाड़ बहुएं गृहस्थी चला रही थी। कविता, अरे ओ कविता, जल्दी से खाना लिया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कविता डरते डरते खाना परोसती है। तभी टूटी बर्तन में खाना देने के चलते वो बड़बड़ाना चालू कर देता है। अरे ओ जाहिल लुगाई, आज फिर तूने मुझे टूटे बर्तन में खाना दिया है। घर में बर्तन नहीं है क्या? कविता बहू, एक काम कर, थाली उठाकर ले जा। और तुम लोग कोई मेहनत मजदूरी करके नहीं आ रहे, दिन भर जुआ खेल कर आ रहे हो। गनीमत मनाओ कि उसके बावजूद भी तुम्हारी बीवियां परोस कर खाना दे रही हैं। तभी एकदम से कमजोर कच्ची छत से बहुत सारी मिट्टी झड़ जाती है, जिससे प्रीतम बौखला कर थाली पटक देता है। पड़ गया खाने में कंकर पत्थर, अब तो पड़ गई तुम्हारी कलेजे को ठंडक। अम्मा लो खाओ। माँ, मेरा पाँव। ओह, माँ जी आप ठीक तो हैं? मेरे कर्म में बेटों के हाथों बेइज्जत होना लिखा है। भरी जवानी में पति का देहांत होने के बाद अपना पेट काट कर मैंने इनका पेट भरा। उम्मीद लगाई थी कि सारी उम्र तो दुख सहते हुए निकल गई, तो बुढ़ापे में जाकर बेटे से सुख होगा, मगर अब तो जी करता है कि धरती में गड़ जाऊं। देवकी को इस कदर फूट फूट कर रोता देखकर लखन पछताते हुए चुप कर आता है। अम्मा, हमको माफ कर दो अम्मा। हम तुमसे वादा करते हैं, अब हम सब भाई जुआ नहीं खेलेंगे बल्कि कमाएंगे। हम परदेश जाकर कमाएंगे और पक्का घर बनाने लायक पैसे जोड़कर ही लौटेंगे माँ। अगले दिन पांचों भाई ट्रेन से शहर रवाना हो जाते हैं 1 महीने बाद। आज तो रसोई में एक दाना नहीं है। कल तो जुगाड़ लगाकर पेट भर लिया था। कितने दिन पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाएंगे? क्यों ना हम कहीं काम ढूंढ ले। गौरी, हमारी पड़ोसन बबीता बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम करती है, उससे बात करते हैं। पांचों बबीता के पास आती हैं, जिसकी रसोई नए बर्तन से किसी हीरे की तरह चमचमा रही थी। अरे गौरी, आस्था, कविता, रजनी, सुधा, तुम पांचों मेरे घर बैठो, चाय बनाऊं? नहीं, वो दरअसल बबीता बहन, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। तुम जिस बर्तन की फैक्ट्री में काम करती हो, हमें काम मिल जाएगा क्या वहाँ? अरे मेहनत करने वालों के लिए तो काम ही काम है। मैं बस काम पर ही निकल रही हूँ, चलो चलकर बात कर लेना। पांचों बहुएं बर्तन की फैक्ट्री में आकर मालिक से बातचीत करती हैं। देखो बेटी, काम तो मैं तुम पांचों को दे दूंगा, लेकिन दिहाड़ी 100 रुपए होगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो काम शुरू कर दो। पांचों भूखे प्यासे कड़ा संघर्ष करके स्टील के चादर को पीट पीट कर बर्तन का ढांचा बनाती है। कुछ घंटे बाद उन्हें काम के बदले दिहाड़ी मिल जाती है। तभी कविता की नजर एक तरफ रखे हुए बर्तनों पर जाती है। सेठ जी, ये बर्तन ऐसे क्यों फेंका हुआ है? काम के नहीं है क्या? नहीं, ये बर्तन किसी काम के नहीं। जिस बर्तन का ढांचा बिगड़ जाता है वो ऐसा ही पड़ा रहता है। बेफिजूल का भंगार जमा है फैक्ट्री में, कल कबाड़ी वाले को बेच देंगे। उन नए बर्तनों को देखकर सुधा के दिमाग की बत्ती जलती है। सेठ जी, आप ये बर्तन भंगार वालों को भी बेचेंगे तो स्टील के भाव बिकेगा। हमें दे दीजिए, चाहे तो दिहाड़ी में से काट लीजिए। अरे अरे बिटिया, तुम ले जाओ ऐसे ही। फिर पांचों जुगाड़ू बहू सारे बर्तन बोरी में डालकर ले आती हैं, जिससे आस्था रजनी कहती हैं, जेठानी जी, ये सारे बर्तन तो पचके हुए हैं, इन्हें खरीदने का क्या लाभ हुआ? रजनी, ये स्टील के बर्तन सस्ते में नहीं आते। जब से महंगाई बढ़ी है, बर्तन भी महंगे हो गए। हम पांचों जुगाड़ू बहुएं इन बर्तनों को पिलास से सीधा करके इस्तेमाल कर लेंगे। फिर पांचों जुगाड़ बहुएं उन बर्तनों को सीधा करने लगती हैं। तभी घर की दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती है। अरे बहुओं, तुम सब आखिरकार क्या कर रही हो? देखो दीवारों से कितनी मिट्टी निकल रही है और छप्पर भी हिल रहा है। घड़ा न टूट जाए। नहीं टूटेगा माँ जी, चिंता मत कीजिए। फिर पांचों उन बेकार बर्तनों को सीधा करके छोटी सी रसोई में सजा देती हैं। देखो, ये सारे बर्तन सजने के बाद रसोई कितनी सुंदर लग रही है ना? पर तुम लोगों को पता है अमीर लोगों के घरों में कितनी फर्स्ट क्लास रसोई होती है और बर्तन भी बढ़िया सजे होते हैं। गौरी, कविता, हमें कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी। भगवान ने हमें कभी भूखा तो नहीं रखा।
सुधा ऐसा कहकर सबको दिलासा देती है। इसी तरह सिलसिला जारी था। पांचों सारा दिन बर्तन की फैक्ट्री में काम करती और टूटे फूटे बर्तन लाकर घर में जमा करती हैं। धीरे धीरे कर उनकी दीवार और छत से मिट्टी झड़कर पूरी तरह कमजोर हो जाती है और आखिरकार तूफान में उनका घर उजड़ जाता है। ये भगवान, ये मिट्टी का घर ही तो हम गरीब सास बहू के रहने का इकलौता सहारा था, तूने वो भी छीन लिया। अब कहाँ दर दर भटके हम। घर टूटने के साथ देवकी की हिम्मत भी टूट जाती है। सब बैठ के सारी रात काटती हैं। अगली सुबह 5 बहुएं सारे सामान को बटोरती हैं। हमारा सारा सामान तो मकान के अंदर ही धस गया, बस ये 10-12 बोरी बर्तन बचे हैं, लेकिन पकाने को एक दाना नहीं। आस्था की बात को सुनकर गौरी सुधा को जुगाड़ सूझता है। देखो, मिल गया जुगाड़। हम बिना सीमेंट, बालू, रेत, ईंट के घर बनाएंगे इन बर्तनों से। देखो ये बर्तन कितने मजबूत और टिकाऊ हैं। अगर हम इसे अपने रहने के लिए घर बना लें तो ये तूफान में उजड़ेगा नहीं। अरे वाह, जुगाड़ तो सबसे हटकर है। तो फिर देर किस बात की, काम शुरू करते हैं। 2 जुगाड़ बहुएं जंगल से मोटी मोटी लकड़ियां ले आती हैं और 3 बहुएं जमीन में गड्ढा करती हैं और मलबे को मिट्टी का इस्तेमाल करके फिर से दीवार खड़ी करती हैं। देखो, अभी दीवारों की मिट्टी एकदम गीली चिपचिपी है। ये हमारा जुगाड़ बर्तन घर बनाने में गोंद का काम करेंगे। चलो इन बर्तनों को चिपकाते हैं। फिर पांचों मजबूती से थाली पतीले से छप्पर दीवार बनाती हैं और चम्मच कटोरी से खिड़कियां बनाती हैं। देखो, अब हमारा बर्तन घर रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो सब अंदर चलते हैं। सबकी सब घर के भीतर आती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। बाप रे बाप, आज तो घर में जैसे आग बरस रही है। अरे बहू अंगीठी, बाहर ले जाकर खाना पका लो, वरना रात में नींद आना दुश्वार हो जाएगा। फिर आस्था अंगीठी आंगन में ले आती है। कितना अजीब लगता है खुले आंगन में खाना बनाना। एक अलग रसोई होती तो आराम से खाना बनाते। तो बना लेते रसोई भी। अभी तो हमारे पास कितने सारे बर्तन बचे हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अब जब बर्तन की रसोई बना रहे हैं तो जुगाड़ू टॉयलेट भी बना लेते हैं। अगले दिन पांचों दोबारा काम चालू करते हैं और 3 बहू मिलकर बर्तनों से बहुत ही खूबसूरत छोटी सी रसोई बनाती है और 2 बहू जमीन में हौंद खोद कर टॉयलेट बना लेती हैं, जिसकी दीवार मजबूत बर्तनों की थी। देखो, अब हमारा बर्तनों का ससुराल बन गया। अब हमें घर टूटने की चिंता नहीं सताएगी और टॉयलेट रसोई की झिक-झिक भी खत्म हो गई। उस दिन पांचों बहुएं बर्तन के अनोखे रसोई में खाना बनाकर अपने बर्तन वाले घर में हंसी खुशी खाती हैं और सुकून भरी नींद सोती हैं।